हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस का ज्योग्राफी सेक्शन का, जो कि आवर एनवायरनमेंट के नाम से आपकी बुक है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? हमारे आसपास का माहौल। हम उसको माहौल भी बोल सकते हैं, वातावरण भी बोल सकते हैं, मौसम भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in 10th years when he realized that the big playground was, with its soft grass, marigolds and butterflies, is gone forever. He shared his feeling with the class master. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो देखिए, इधर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि रवि एक लंबी छुट्टी के बाद में जब स्कूल के लिए आया तो उसने देखा कि उसके स्कूल के सामने जो एक प्लेग्राउंड था वो खुद चुका है, मतलब उसमें गड्ढे किए जा रहे हैं। उसको देख कर के ये बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अब मिस कर रहा था उस प्लेग्राउंड को, इस प्लेग्राउंड की सॉफ्ट ग्रास को, मैरीगोल्ड के प्लांट्स को, बटरफ्लाइज को। और वो इतना दुखी हो जाता है कि वो अपनी बात को क्या करता है, क्लास टीचर से भी शेयर करता है और प्रिंसिपल से भी शेयर करता है। तो प्रिंसिपल उसको बताते हैं कि देखो, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो अब प्रिंसिपल ने चूंकि एक बात कही कि देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उसके दिमाग में क्या बात आने लग गई, उसके दिमाग में बात आने लग गई कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। तो टीचर ने क्या कहा, आपके सराउंडिंग्स में आप जो कुछ भी देखते हैं वो एनवायरनमेंट होता है। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of our environment. वो क्या बोलता है कि ये सारी चीज़ें, क्लासरूम, चेयर, मेरे दोस्त, सारा कुछ एनवायरनमेंट है। टीचर सेड यस बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। वो कहते हैं कि लेकिन रुको, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपल्स, और कुछ जो है वो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रोड, कार्स, क्लॉथ, बुक्स एक्सेट्रा। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लासमेट्स सिटिंग टू द नेक्स्ट यू of the creation of nature by and human beings। मतलब अब ये आपको क्या करना है, क्लास टीचर ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग क्लास के सब दोस्त ग्रुप बना लो और एक लिस्ट बनाओ कौन कौन सी चीज़ें आपको नेचर से मिलती हैं, आपके असल एनवायरनमेंट में नेचर से हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपके मैन मेड हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई हुई है। रवि, Paramjit, Jassi, Mustafa, Asha were all excited about the making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all about because our need.
क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये हमारी नीड हो रही है, तो उसके कारण हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। Environment is our basic support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in a vessels, and land is used to build factories. वो बता रहे हैं कि हमारे सारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है, हवा, पानी, ज़मीन है ना, ये हमारा नेचर है। हम उसको क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। लेकिन हमको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दैट दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इन चीज़ों के लिए हमारा ह्यूमन बींग जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 चीज़ें। हमारे एनवायरनमेंट के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज़ नेचुरल, सेकंड होता है मैन मेड, और तीसरा होता है ह्यूमन्स। नेचुरल कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या क्या मिलता है हमको, लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स, लैंड लिथोस्फीयर रीजन में, एयर एटमॉस्फेयर रीजन में, और वाटर हाइड्रोस्फीयर रीजन में। मतलब लैंड, एयर और वाटर और लिविंग थिंग बायोस्फीयर रीजन, ये 4 रीजन, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अभी अगले वीडियो में या कभी मौका लगा तो मैं आपको, या इसी चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा कि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन मेड, हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़ें, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड एक्सेट्रा। और उसके बाद ह्यूमंस, हम स्वयं, हमारा परिवार, फैमिली, कम्युनिटी, हमारा समाज, हमारे रिलीजन, हमारे धर्म, एजुकेशनल, हमारी शिक्षा, इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, और पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो ये सारे थे ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि देयर इज़ वाई इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट द टाइम इवन destroying our nature surrounding. The teacher replied, from the above conversation you understand that the pupil, places, things and nature that surroundings are living organism is called environment. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको मिल गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि है व्हाट इज एनवायरनमेंट। क्या मिल गया आपको, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि है व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स and nature that surrounded all living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena
while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. तो अभी हम आगे बायोटिक और अबायोटिक देख लेते हैं कि what is biotic. The world of living organism, that is plants and animals, are biotic, and the world of non-living elements like land, stone, mountains, wood, these are abiotic elements. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट. अभी मैंने कहा था आपसे कि हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के तीनों सेक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो उसी सेक्शन का पहला पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना. और हमने ये भी बताया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे. तो आप चलते हैं और देखते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. इससे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं. क्या बनते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprises the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes. Let us learn about some more facts of these domains. Lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, ज़मीन के ऊपर की जो सबसे कठोर परत है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये क्या है? रॉक मिनरल से बना है और इसके ऊपर थिन लेयर है सॉइल की. इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस with various landforms such as mountain, plateaus, plant, valleys and etc. तो बच्चों यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट लिथोस्फीयर. तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ सॉलिड क्रस्ट, ये हार्ड क्रस्ट है जो कि अर्थ के टॉप पे होती है. यहाँ पर इर्रेगुलर सरफेसेस होते हैं, मतलब वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशन फ्लोर भी है. तो ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा लिथोस्फीयर बायोस्फीयर का डायग्राम बनाया हुआ है. चलिए, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. इट इज comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. It is essential for all living organism. तो जो हाइड्रोस्फीयर है वो किसको कहेंगे? हाइड्रो यानी पानी, लिथो यानी जमीन, एटमोस्फीयर, एटमो यानी हवा. The atmosphere is the thin layer of air that surrounded the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या है? एक पतली लेयर है हवा की जो हमारी अर्थ के चारों ओर होती है और जिसको कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पकड़ कर के रखता है. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमको सन की हार्मफुल जो रेज होती हैं उससे बचाने का और उसकी गर्मी से बचाने का काम करता है. It consists of a number of gases, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. इसमें क्या क्या होता है? बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है और वाटर वेपर होती है. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस
चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो अब बात समझ में आई कि जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो बायो यानी आपको एनिमल्स याद रखना है। क्या याद रखना है? बायो यानी एनिमल्स। ऑन द लिविंग वर्ड्स, एनिमल्स और जो भी पेड़ पौधे हैं वो बायोस्फीयर में आते हैं। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये बहुत पतला जोन है जहाँ पर सभी बाकी के जो 3 लेयर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे करती हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम इनका क्यों है। ऐसा क्यों कहा गया कि चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, क्यों? वो हम देखते हैं इकोसिस्टम के माध्यम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप रवि class was attending, Jesse exclaimed, "What is a heavy downpour? It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it is pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." तो ये एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है कि किस तरह से वो बताती है कि एनसीसी कैंप में जब वो लोग जाते हैं तो केरला में उसके यहाँ क्या होता है। जस्सी लोगों की बात को अभी हम थोड़ा शॉर्टकट में क्लियर करने के लिए जा रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर इस फिगर को देखें तो आप क्या देख रहे हैं? झरने से पानी बह रहा है, पेड़ों से हवा चल रही है, हिरन घास खा रहे हैं, गाय घास खा रही है, फूल पानी में खिले हुए हैं, तो और बतख पानी में रहती है। मतलब बतख को सांस लेने के लिए, हिरन को सांस लेने के लिए, गाय को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हवा की ज़रूरत पड़ती है। हवा कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। और चिड़ियों के रहने का स्थान भी क्या है? पेड़ है। और बतख को पानी में रहना पड़ता है, इसलिए हमको पानी मिलता है। तो पानी में बतख रहती है, पेड़ों से सांस लेती है और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को, मछलियों को वो खा करके अपना भोजन बनाती है। वहीं गाय, हिरन, बकरी आदि जानवर जो है हमारे प्लांट्स से को खा करके और हवा की सांस लेकर के जीवित रहते हैं। तो जो एक दूसरे को सपोर्ट करके जीवन प्रदान करे, ऐसे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करके जीवन प्रदान करे, ऐसे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. सभी क्या है? एक दूसरे के ऊपर तुरंत की सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। Often they are also interdependent on each other. ये एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem. समझ में आया? वही बात हमने आपको इंग्लिश में बता दी कि अपने चारों तरफ के वातावरण और के लिए जो एक दूसरे से रिलेशनशिप बना करके रखते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड्स। हर जगह अलग अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड formed an ecosystem?
क्या वहाँ पार्क में भी एक इकोसिस्टम बन सकता है? यस। क्यों बन सकता है? क्योंकि वहाँ पर तितलियों को भोजन के लिए क्या चाहिए? फूल चाहिए। बच्चों को शुद्ध हवा के लिए पेड़ पौधे चाहिए, ठीक है। पक्षियों को पेड़ पौधे चाहिए और पेड़ पौधों के फल से भोजन चाहिए। तो इस तरह से सब एक पार्क भी आपस में इंटर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। क्या है? इंटर डिपेंडेंट हैं, और उधर उन्हीं को इमीडिएट सराउंडिंग से ही उनको फूडिंग और अदर चीज़ें मिलती हैं। तो वो जो रिलेशन बनाता है दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को है। अभी शॉर्टकट में इंट्रोडक्टरी बस दिया जा रहा है, और कभी मौका लगा तो अगले वीडियो में मैं आपको इकोसिस्टम के पूरे डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज योर ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. लोग क्या कर रहे हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे? वो अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते थे अपने नेचर के अराउंड्स में। जो भी उनकी ज़रूरतें थी, घर बनाना है तो लकड़ी ले ली, पानी चाहिए है तो नदी से पानी ले लिया, और आदि। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब हमने नए रास्ते ढूंढ लिए हैंगे कि किस तरह से हमें काम करना है और एनवायरनमेंट में चेंज करना है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वो हम फसल उगाना जानते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेड ए सेटल लाइफ, हम जानवरों को पालते हैं, हम सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बेटर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। उन्होंने क्या बता रहा है इसमें कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ह्यूमन बींग्स में व्हील्स बने, व्हील्स के बाद खेती करना सीखा हमने, खेती करने के बाद हमने अपने जीवन को बेटर लाइफ सिस्टम में डालना सीखा, और इस तरह से हम छोटे छोटे प्रोडक्शन करने लगे, फिर बड़ी फैक्ट्रीज में जाके बड़े प्रोडक्शन भी करने लगे। ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स फास्टर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। उससे क्या हुआ? इंफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन में हमारा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया और हम वर्ल्ड में ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्यों आपको ये ज़रूरी है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट। Human must learn to live and use their environment in humorous way. तो इस तरह से हमने आज के चैप्टर में एनवायरनमेंट देखा, इकोसिस्टम देखा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? मैंने अभी आपको समझाया है, आप लिख पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? Which are the major component of environment? Give 4 example of human-made environment. What is lithosphere? Which are 2 major component of biotic environment and what is biosphere? तो ये आपसे उम्मीद है कि बनेंगे। मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत आराम से समझाया है और इसके बाद चूज द करेक्ट है। Which is not a natural ecosystem? Aquarium. Which is not a component of human environment? Religion. Which is human made environment? Road.
एंड विच इज़ अ ट्रीट ऑफ टू एनवायरमेंट ग्रोइंग प्लांट्स। इसके बाद मैच पेयर है, मैंने इसको हौच पौच कर दिया है इसलिए ताकि आप इसके सही मैच पेयर कर सकें। यदि आपसे नहीं बनता है तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके चैप्टर के सॉल्यूशंस दूंगा और गिव रीजंस भी हैं। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर में एनवायरनमेंट पढ़ा, एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके साथ में ही हमने इकोसिस्टम के बारे में देखा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में देखा और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर को पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। तो तब तक बच्चों कीप स्टडिंग एंड सेफ एट योर होम एंड स्कूल।